और आइए बात करते हैं किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी अब छाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, जहां हिस्सा लेते वक्त उन्होंने चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। और इस मुलाकात में जिस तरीके से भारतीय पक्ष को उन्होंने सामने रखा, अब ऐसा लगने लगा है कि क्या वाकई में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक अलग पहचान, एक अलग साख बनती हुई दिखाई दे रही है। करते हैं इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी रिपोर्ट। पहले नवाज शरीफ से मुलाकात, फिर भूटान में रखी बात और अब ब्राजील में जमाई धाक। मोदी की विदेश नीति राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से चलती दिख रही है। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने 2 बड़ी कामयाबियां अपने नाम की, जिसमें सबसे अहम बात थी चीन की मुलाकात। एलओसी और अरुणाचल जैसे मुद्दों पर चीन और भारत के बीच लंबे वक्त से तनातनी चलती आ रही है। लेकिन जब मोदी ब्राजील में चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से मिले तो मानो सब कुछ बदल गया। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि दोनों के बीच की मुलाकात का तय वक्त 40 मिनट था, लेकिन ये मीटिंग 80 मिनट तक चली। इतना ही नहीं, चीन ने मोदी को एपेक समिट में आने का न्योता भी दिया है। ये पहली बार है जब चीन ने किसी भारतीय प्रधानमंत्री को समिट में आने के लिए निमंत्रण दिया हो। चीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि समिट के दौरान भारत चीन के बीच सरहदों के विवाद को भी सुलझाने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो चीन कल तक भारत की तरफ आंखें तरेरता था, उसका रवैया मोदी से मुलाकात के बाद अचानक कैसे बदल गया? क्या ये मोदी फैक्टर था जिसने चीन को बदलने पर मजबूर कर दिया? सरकार तो इस निमंत्रण को मोदी की कामयाबी ही मान रही है। भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। साथ ही साथ विरोधी भी कह रहे हैं कि अगर इस मुलाकात से ठोस नतीजे निकलें तो वो उनका स्वागत करेंगे। हमेशा ये प्रयास रहा है कि दूसरे देशों के साथ उसके संबंध अच्छे हों, और खासतौर पर चीन, पाकिस्तान और जो पड़ोसी देश हैं। और इसमें अगर कोई भी पहल की जाए तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत होगी। चीन की ही तरह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मोदी ने मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंधों को नए आयाम तक ले जाने पर चर्चा हुई और पुतिन ने मोदी को उनकी जीत पर बधाई भी दी। वाजपेयी सरकार के जमाने में भी रूस देश का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर था और मोदी ने इस पहलू का जिक्र भी पुतिन से हुई मुलाकात के दौरान किया। भारत के लिए रूस का ये रुख इसी तरफ इशारा करता है कि एक बार फिर रूस भारत के साथ संबंधों को सुधारकर एक नया सामरिक समीकरण खड़ा करना चाहता है। ब्रिक्स में मोदी ने अपने इरादों की झलक तो दिखा दी है, अब इंतजार है कि मोदी कब इन इरादों को अमली जामा पहनाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार वैश्विक नेताओं के साथ बहुपक्षीय वार्ता और मुलाकात हुई है और ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में नरेंद्र मोदी के लिए उभर कर सामने आया। नरेंद्र मोदी के लिए डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी सबसे अहम मुद्दा है, जो उनके अभिभाषण के दौरान झलका भी और जो रिजल्ट आया वो भी दुनिया भर को देखने को मिला। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना पर फैसला लिया गया, जिसका पहला अध्यक्ष भारत से होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। ब्रिक्स देशों की इस मुलाकात को क्या वाकई में भारत सरकार की कामयाबी माना जाए? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। नरेंद्र कोहली भारतीय जनता पार्टी से और शीलकांत शर्मा जी इस वक्त राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। शीलकांत जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। जिस तरीके से चीन के राष्ट्र प्रमुख ने एक खुला आमंत्रण दिया कि आप जितनी जल्दी हो सके आप हमारे पास आइए, मुलाकात होती है और उसके बाद जल्द से जल्द सीमा विवाद जो विवादित है उस पर सुलझाने के लिए ठोस पहल किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये सकारात्मक पहलू है या इसे एक टालने की राजनीति कहेंगे आप? मेरी दृष्टि में तो ये नितांत सकारात्मक पहलू है, क्योंकि उतनी दूर ब्राजील जाके आप 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो समिट करते हैं और अच्छी तरह से तैयारी होती है उस समिट की, और उसके बाद उसके जो निर्णय निकलते हैं वो भी पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार किए हुए होते हैं। तो ये कोई ऐसा वन ऑफ काइंड इवेंट नहीं है जी। और उसमें चीन के जो नेता हैं उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी है। उन्होंने अपना विदेश मंत्री यहां भेजा था, उसके बाद अब वहां मिले हैं, अब उन्होंने न्योता दिया है बुलाने का। तो ये एक प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है जी। तो इसको मैं नहीं समझता कि इसको नकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। बिल्कुल। मीम अफजल साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम साहब,
ब्रिक्स में जिस तरीके से रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों में बेहतरी की बात सामने आ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि मोदी जी की अगुवाई में विदेश मंत्रालय के साथ साथ देश की विदेश नीति में खासा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सकारात्मक रुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता हुआ दिख रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि विदेश नीति के बारे में अचानक कभी भी कोई तब्दीली नहीं आती। ये जो पहले से एक प्रक्रिया चलती रहती है, उसके कुछ नतीजे होते हैं जो सामने आते हैं। इसमें मैं एक बात जरूर मानूंगा जी कि मोदी जी ने जो कहा कि हम लोगों को अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम अच्छी तरह से अगर इसको सॉल्व करें तो दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। ये एक अच्छा उन्होंने बात की है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, किया जाना चाहिए जी। उसके अलावा जो एक ब्रिक्स बैंक की बात हो रही है जी, वो भी पहले का ही प्रपोजल है और उसमें जो प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, वो जाहिर है कि हम लोगों ने पहले शंघाई को उसका हेडक्वार्टर बनाने के लिए तकरीबन एग्री कर लिया था जी, और इधर साउथ अफ्रीका चाहता था इसकी प्रेसिडेंसी, लेकिन हमको उसकी प्रेसिडेंसी मिली, जिसको मैं एक भारतीय जो हमारी विदेश नीति है जी, उसके लिए मैं कहूंगा कि एक अच्छी नेक फाल है। तो भीम साहब, आप ये मानेंगे ना कि मोदी जी के साथ जरा बदलाव आते दिख रहा है कि आने वाले वक्त में जी जो बड़ा चैलेंज हमारे सामने होगा मोदी जी की सरकार के सामने जी, वो वही है जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पर जहां जहां भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि चाइना का ये हमेशा से तरीका रहा है जी, वो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। चलिए, तो मैं जरा यहीं पर नलिन जी को शामिल कर लेता हूं। नलिन जी, एक तरह से इसका अंग्रेजी का शब्द अगर इस्तेमाल करें तो बैकहैंड स्लैप है, यानी कि एक तरफ से आपकी पीठ थपथपाई भी है और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई आगे तो बढ़ो, देखते हैं क्या होगा। वही स्वाभाविक है, विपक्षी पार्टी है और ये उम्मीद रखनी भी चाहिए कि वो सरकार पे नजर रखेंगे। ये तो विपक्ष की भूमिका होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जहां तक है कि अफजल साहब ने भी स्वीकारा, हम इसे एक अच्छा विजिट जरूर मानते हैं और इसको बिल्कुल आप भारत की दृष्टि से देखें, खुद अफजल साहब ने भी इस बात को रखी और यह फैक्ट है कि भारत को प्रेसिडेंसी मिला है 6 साल के लिए। कई बातचीतें हुई हैं, विश्व में चिंता जो जताई गई है, मोदी जी ने रखा आतंकवाद को लेके, तो कई विषय रखे गए हैं और बिल्कुल आगे जो है भारत अपनी हितों की बात करेगा। भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद यही होगी कि भारतीय हितों की सुरक्षा हो। अब आगे जाकर इस पहल को बढ़ाते कैसे हैं और उससे क्या निष्कर्ष निकलते, स्वाभाविक है उसी को तो अल्टीमेटली आप एक डिप्लोमेटिक जीत मानेंगे या देश हित में मानेंगे जब ये इश्यूज सॉल्व हो जाए। बड़ा सवाल लेकिन यही है, मान लीजिए हम अभी रूस, लेकिन सबसे बड़ी बात है पहल जो है सही दिशा में है। बिल्कुल, तो रूस के मुद्दे पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि पहले चीन पर कर लें। चीन को लेकर सबसे बड़ा विवादित मसला तो अभी भी अरुणाचल का ही है। चीन के विदेश मंत्री जब भारत यात्रा पर आए, उन्होंने कहा कि अरुणाचल के लोगों के लिए तो हम स्टेपल वीजा एक सहूलियत के तौर पर देते हैं, देते रहेंगे, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। 90,000 वर्ग किलोमीटर विवादित है, जाहिर सी बात, यह मसला आसान नहीं है। जिंदगी में कुछ आसान नहीं होते, देश का प्रधानमंत्री बनना भी आसान नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेहनत करें, मंशा साफ हो, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा जाए और लगातार उस पर हम अपना प्रयास करते रहें तो हो जाता है। भारत की साख कहां बढ़ती है? जब भारत अपने आप में मजबूत हो। यदि भारत और भारतीय सोच ही मजबूत नहीं होगी तो कहां से साख बनेगी और कहां से निष्कर्ष निकलेंगे? तो क्या आप ये टिप्पणी करना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल में भारत की साख इतनी कमजोर थी कि हर कोई आकर दबाकर चला जाता था? देखिए, मैंने उसे इस रूप से रखा नहीं और विदेश नीति पे जनरली नहीं मानते हम लोगों की एक कंटिन्यूटी होती है क्योंकि देश की बात होती है जी। मैंने ऐसे नहीं रखा, मैंने ये बात रखा आगे बढ़ने की। जैसे मैं न्यूक्लियर डील का, मैं न्यूक्लियर इशू का लेता हूं। इंदिरा गांधी जी के जमाने में पोखरण हुआ, पोखरण 1। बात कही जाती है नरसिम्हा राव जी करना चाहते थे, टेस्ट नहीं कर पाए, अटल जी ने टेस्ट किया, तो जो न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर हुए वो अटल जी के शासनकाल में हुआ, श्रेय जाता है भाजपा एनडीए को। लेकिन यदि न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव पर जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी को भी उसका श्रेय मिलेगा। तो ऐसे एक कंटिन्यूटी, लेकिन श्रेय वहीं मिलेगा जहां मुकाम पार हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें कंटिन्यूअल साइकिल पे होती है। तो अभी 10 साल में जो निकले चीन के साथ ये नहीं हो पाया।
मोदी जी अगर करेंगे तो स्वाभाविक है मोदी जी की तारीफ होगी और ऐतिहासिक माना जाएगा। मीम साहब, आपकी 10 साल की मेहनत शायद एक तरफ, लेकिन मोदी जी की पहल उससे कहीं आगे। नहीं, देखिए इसमें कोई पहल नहीं है। उसमें आप मुझे बताइए कौन सी चीज में पहल है। मैं अगर सही मानों में बहुत ईमानदारी से तजिया करूं जी, तो ये है कि हमने जो घोंसला बनाया है उसमें ये सरकार अंडे दे रही है और अंडों का इस्तेमाल भी करना चाहती है। तो ये कोई खास बात नहीं है। अगर इनकी जगह हम आए होते तो हम भी यही कर रहे होते। मेरा ख्याल है बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर हम देखें तो एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट मुझे लगती है जी, और इसके लिए मैं श्रेय दूंगा कि ये जो एपेक के अंदर इनविटेशन दिया गया है, जिसमें काफी देश उसमें मौजूद है और जिससे हमारे कारोबार को बढ़ने में यकीनन कुछ मदद मिलेगी। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनवाइट किया एपेक में, जिसमें यूएसए भी है, चाइना भी है और कोरिया, जापान वगैरह भी हैं जी। इसमें जो इनविटेशन उनको दिया है, मैं समझता हूं कि चाइनीज प्रीमियर को भी ये एहसास है कि हम 10 साल तक बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते रहे हैं। ये जो मोदी जी आए हैं जी, उनको वो चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा ओब्लाइज किया जाए। आगे उनकी नीति क्या होगी और किस तरह से वो बिहेव करेंगे और खासतौर पर बॉर्डर्स पर किस तरह से वो बिहेव करते हैं जी, वो देखना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आप तो ये चैलेंज है। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं जी, कि जो बैंक है जिसके अंदर हर एक को $10 बिलियन यानी $10 बिलियन पिछले 7-8 साल में इन्वेस्ट करना है जी, उसके जरिए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे इन 5 कंट्रीज के अंदर जी, उसमें हमें कितना हिस्सा मिलता है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल चुनौती होगी कि हम उसमें, हालांकि हमारे कुछ ऑफिशियल ने ये बात कही है जी कि हमको उसमें अच्छे जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं हमको बिल्कुल। मैं आता हूँ मीम साहब, इकोनॉमिक कंडीशन देखने के बाद ही उस पर मैं आता हूँ। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं उससे पहले शीलकांत जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में हमारे देश में कंटिन्यूटी है पॉलिसीज में? क्योंकि कहने की बात अलग है, लीडरशिप का असर होता है। शायद यही एक मुद्दा था जब एनडीए सरकार आई थी, तो उस वक्त भी एक ब्रेक इन लीडरशिप की बात कही गई थी और उसके साथ साथ वाजपेयी जी की सरपरस्ती में कई ऐसी अहम मुकाम हम लोगों ने हासिल किए विदेश नीति के अवसर पर खास करके, जिससे आज भी हम लोग आखते हैं कि एक मील का पत्थर है। देखिए, इस समय हम लोग एक देहरी पे हैं जी, जहां एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, एक बहुत बड़ी चीज बनी है, यूनिक है, अभूतपूर्व है। 5 बड़े देश जो मिला के करीब 50% दुनिया की आबादी है, और चीन, रूस, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका राजनीतिक दृष्टिकोण से भी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो ये इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने बैंक बनाया है, जो फंड बनाया है जो क्रेडिट के लिए जी, और साथ ही साथ विश्व की जो राजनीतिक जो गवर्नेंस है उसकी इंस्टीट्यूशंस के सुधार की बात की है जी। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत महत्व रखती हैं। विदेश नीति में हमें आगे बढ़ के देखना चाहिए, बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। आप यहाँ पर इसे मोदी का जादू कह रहे हैं क्या? मैं इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये भारत की जो समग्र राजनयिक संपदा है जी, उसको मोदी जी ने इनहेरिट किया है जी, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसमें एक तरह से समानता की बात भी आती दिखाई दे रही। बहुत सारे राजनयिक जो हैं दरअसल उनका ये मानना, उनकी ये सोच है कि एनडीए सरकार जो पहले थी और उसके बाद मौजूदा एनडीए सरकार, इसमें समानता काफी ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। मनमोहन सिंह हालांकि एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि विदेश नीति के तौर पर उन्हें माहिर माना जाता रहा, लेकिन शायद उनकी अगुवाई में सरकार बहुत बेहतर प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर पाई। एक छोटी रिपोर्ट, इसका चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इसी दौरान उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से हिंदी में बात भाषण दिया, कुछ उसी तरह जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था। मोदी के अंदाज में वाजपेयी डिप्लोमेसी की झलक दिख रही थी। मुझे आप सभी का अभिनंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मोदी पहली बार किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थे, लेकिन जब वो जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मिले तो उनके चेहरे पर किसी किस्म का दबाव या घबराहट नहीं थी। वो हर किसी से कॉन्फिडेंस के साथ मिले। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बल्कि मोदी ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो भी कहीं न कहीं वाजपेयी की फॉरेन पॉलिसी जैसे ही दिखते हैं। मोदी को इस बात का अंदाजा है कि चाहे वो बाजार के तौर पर हो या फिर सामरिक पार्टनर के तौर पर, हिंदुस्तान की अहमियत हर लिहाज से बढ़ी है, और इसी वजह से उन्होंने अपने पक्ष को कमजोर नहीं बल्कि सामने वाले के बराबर रखने की कोशिश की और अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखा। एक तरफ चीन है जिसकी अर्थव्यवस्था के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है,
दूसरी तरफ रूस है, जिसे दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए एक दोस्त की दरकार है। यही दोनों फैक्टर्स शायद मोदी डिप्लोमेसी की बुनियाद बने। जब आप मल्टीलैटरल फोरम पे बायलैटरल बातें करते हैं, द्विपक्षीय बातें करते हैं, तो उसमें जो थोड़ी टेंशन होती है बायलैटरल्स में, अलग से अगर फॉर्मल एक बड़ा बायलैटरल मीटिंग होती है तो कंट्रियां जो देश होते हैं वो थोड़े रिजिड, थोड़ी थोड़ा मजबूती से बात करते हैं एक दूसरे के साथ। जब पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तब वाजपेयी सरकार ने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था और अमेरिका को प्रतिबंध हटाने पर मजबूर होना पड़ा था। दिल्ली से अनीता चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। मीम साहब, जो कई राजनयिक हैं जिनका ये मत है कि दो एनडीए सरकारें दरअसल एक तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं और मनमोहन सिंह की सरकार जो कि 10 साल तक रही, विदेश नीति पे खास करके कई चुनौतीपूर्ण मौके पर आप जरा पीछे रह गए। क्या आज आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है? मीम साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। अब आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं मीम साहब? मीम साहब, हमारी आवाज आ रही है? नहीं। चलिए, ऐसा लगता है कि तकनीकी दिक्कत जब तक दूर नहीं हो जाती। मीम साहब से पहले हम फोन पे बात कर रहे थे। अगर इसी सवाल को मैं शीलकांत जी आपके सामने रखूं, क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखी आपको? जी, मेरे ख्याल से ये बात जो है इसको भी बड़े गंभीरता से देखना चाहिए। जी, पिछली सरकार में ये जो ब्रिक्स का सारा तामझाम है, सारा ताना बाना है, ये बनाया गया था और भले ही अंदरूनी स्थिति में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को परेशानियां झेलनी पड़ी हों, पर जहां तक विदेश नीति की बात थी, उनके जो कदम थे वो सही थे। पर फिर भी दुनिया में एक कमजोर सरकार का एक प्रभाव सा वहां लगा था जी, जिसे मोदी जी ने दूर कर दिया है। वो एक प्रभविष्णु प्रधानमंत्री के रूप में और मैन ऑफ एक्शन के रूप में आगे आए हैं और वो ये सब सही बातें लेके सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो पहल हुई है, ये जो सक्सेस मिली है, इसको हमें इस रूप में देखना चाहिए। और वो जो आपकी, मेरे ख्याल से ये जो बात है, हमारी आपसी आंतरिक जो बातें हैं, इनको लेके इस बड़ी चीज को क्लाउड नहीं करना चाहिए। चलिए, नलिन कौले जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात में कहीं भी परहेज करना नहीं पसंद करते कि पिछले 10 सालों में विदेश नीति के फ्रंट पर खास करके कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पिछड़ती रही है। लेकिन आज जिस तरीके से चीजें आगे आ रही हैं, क्या सिर्फ एक नेता के बदल जाने से देश की छवि बदल गई है, या आपको लगता है कि दरअसल हम पहले से बहुत मजबूत थे लेकिन वो मजबूती दिखा नहीं पाते थे, आज दिखा रहे हैं? दोनों बातें भी हो सकती हैं, इससे अतिरिक्त भी बात हो सकती है। अजय जी, पहली बात है कि रखता कौन है, आगे नायक कौन है। तो नायक जो है वो प्रधानमंत्री होता है, जो विदेश नीति को चलाते हैं उस रूप से, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और उसमें दूसरा है कि क्यों हमारे यहां कमजोरी रही। कमजोरी अगर रहती है या उसकी अगर एक सॉर्ट ऑफ माइंडसेट है, वो इसलिए क्योंकि इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस स्लो रहा है जी। तो लोगों की अपेक्षाएं होती है निर्णय हो और निर्णय फिर अमल हो। का मात्र निर्णय तक हो जाए तो फिर वो बात रह जाती है कि फायदा क्या होगा ना, इट मस्ट लीड टू इंप्लीमेंटेशन। और तीसरा विषय है सोच और प्राथमिकताएं जी। वो व्यक्ति के साथ बदल जाती हैं और सरकार के साथ बदलती हैं। जैसे मोदी जी को लेके आप देखें कि विदेश नीति पर प्राथमिकता कितनी थी, ये शपथ ग्रहण समारोह से स्पष्ट हुआ कि वहां पर सार्क और थोड़े से हटके सार्क से भी अन्य देश जो थे वहां थे। फिर इस इमीडिएटली सार्क नेबरहुड में गए, वहां पर भूटान, तुरंत कुछ ही दिन के बाद बांग्लादेश की विजिट हुई, अब ब्रिक्स में गए हैं। ब्रिक्स तो खैर इट वॉज प्री शेड्यूल्ड। तो इस रूप से अगर आप देखेंगे तो फास्ट मूविंग है और ऐसा है कि जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। कुछ एक चीज मैं आपके सामने रखना भी चाहूंगा, इसमें फैक्टर जो है वो इंडिविजुअल पे कुछ एक चीज मैं आपके लिए सामने रखना भी चाहूंगा। जर्मनी गए मोदी जी, वहां पर उम्मीद थी कि चांसलर से उनकी मुलाकात हो पाएगी, लेकिन उनकी शेड्यूलिंग इस तरीके से थी कि ऐसा संभव नहीं हो पाया। रूस के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करने से पहले मोदी जी को अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि रूस के राष्ट्राध्यक्ष के अराइवल और मोदी जी के अपॉइंटमेंट दोनों एक साथ थे। उनका अराइवल काफी लेट था। कुल मिलाकर देखें तो अगर अफसर लेवल पर देखें
तो इस पूरी यात्रा में, ब्रिक्स की यात्रा में, मोदी जी को कई बार मुंह की खानी भी पड़ी है और इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी की विदेश मंत्रालय पर तो होनी चाहिए। नहीं, आपने जो कहा, पहली बात है कि पर्सनली कहूं कि जर्मनी का फुटबॉल फाइनल में पहुंचना और जर्मन चांसलर का जर्मनी में उस वक्त रहना, एक किस्म से उसको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं शेड्यूलिंग को लेकर मैं मान सकता हूं कि इतनी विस्तार सोच नहीं थी, एक्साइटमेंट ज्यादा था कि क्या नेता मिल सकते हैं जी। तो ये एक उस स्ट्राइक फोर्स शेड्यूलिंग की कमी रही है और हो सकता है कि कुछ अफसरों ने इस पर, या जिसने भी हो देखा हो, मुझे आइडिया नहीं है, इस पॉइंट को चाहे जर्मनी की तरफ से हो या भारत की तरफ से या दोनों, इस फैक्टर को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। चलिए, दूसरा जो आपने कहा कि अभी रूस, नहीं, मैं इसमें एक और बात कह रहा हूं, जो रूस के आपने कहा प्रधानमंत्री या रुकना पड़ा, ठीक है, शेड्यूलिंग के विषय के साथ मैं इसका एक दूसरा पहल भी कह सकता हूं कि मोदी जी के 1 घंटे के पहुंचने के अंदर वो मिलने गए थे चीन के राष्ट्रपति से, बहुत फास्ट मूविंग था। तो कई बार क्या है कि कुछ जेस्चर्स से फास्ट मूविंग होते हैं ना, कोई नुकसान नहीं होता, मुंह की खाक नहीं होती, मुंह की खानी नहीं होती, शायद वो एक रिश्ते को मजबूत करने में एक पहल भी हो जाती है। शीलकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मल्टीलैटरल जो समिट होते हैं, इनका अपना एक प्रारूप होता है और इसमें ये सब चीजें बनती हैं और इनको ढालने में टाइम लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें एकदम से रूबिक क्यूब की तरह पूरी साफ साफ फिट हो जाती हैं, कभी कभी नहीं हो पाती। पर इसके लिए आरोप प्रत्यारोप की मेरे ख्याल से गुंजाइश कम है। बिल्कुल। मीम साहब, मैं माफी चाहूंगा आपसे, आज तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे ठीक से बात नहीं हो पाई, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, इससे पहले कि इस चर्चा को हमें खत्म करना पड़े। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 10 साल में यूपीए सरकार की अगुवाई में भले ही देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमखम से खड़ा रहा हो, लेकिन नेतृत्व को लेकर एक अभाव की कमी दिखाई देती है, जिसे आज राजनयिक भी मानते हैं कि कम से कम मोदी जी की अगुवाई में यह अभाव कम होता दिख रहा है। क्या कांग्रेस भी इसे इसी नजरिए से आज देखने लगा है कि हो सकता है कहीं कुछ गलती हो गई हो? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि शायद कहीं कुछ पीछे छूट गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ वाकयात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो हंगामे करती रही है जी, उसका असर कुछ लगता है आपके दिमाग पर भी है और कुछ दूसरे लोगों के दिमाग पर भी है, लेकिन अभी वो उस तरह की कोई स्थिति सामने नहीं आई है जी। मैं आपको एक बात बताऊं जी, आप देख रहे हैं कि चाइना के एटीट्यूड में शायद कुछ लगता है तब्दीली है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि मोदी जी ने अभी जब अपना उनका यहाँ पर शपथ हुई जी, उन्होंने इनवाइट किया उनको, उसके बाद फिर ये जो जब 5 देश मिलते हैं एक साथ तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है जी, और थोड़ा गुडी गुडी माहौल रहता है। जब 1 to 1 बात होती है तब उसके पीछे असल पॉलिसी नजर आती है। उसके अलावा ये भी मत भूलिए कि अभी सितंबर में चाइनीज प्रीमियर का दौरा होने वाला है जी जी। तो चाइना इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि पुरानी कोई हरकत अपनी दोहरा सके या उस तरह का, लेकिन आप देखें कि अभी उसके बाद भी उन्होंने अभी जो अरुणाचल वाला मामला नक्शा आपको दिखाया गया और उस तरह की चीजें हुई जी, तो वो भी मोदी जी के ही आने के बाद हुआ है और उस पर काफी लेन देन लानतान हुई थी जी। तो जी, मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा ये सोचना, देखिए मेरा ये मानना है। बिल्कुल मीम साहब, मैं बहुत अदब साहब से क्षमा चाहूंगा, आप देर से हमसे जुड़े, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी है और तकनीकी दिक्कत के लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें बढ़ती दिख रही हैं, कम से कम भारत अपनी इज्जत के साथ और दमखम के साथ खड़ा जरूर दिखाई दे रहा है। सजग रहने की बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बहुत ही आवश्यक है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं रात 10 बजे 10 बड़ी खबरों के साथ।